हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द रिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का हिंदी माध्यम के लिए लेक्चर सेकेंड स्टार्ट करें। ओके, तो आई होप यू ऑल आर गुड, सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, राइट ना। अभी आपके पास कोई भी उपाय नहीं है, आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से अपने अध्ययन पर ध्यान दें। ओके, तो क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले हमने कल की क्लास में पढ़ा था बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है जिसमें कम से कम 2 अवयव होने चाहिए। ओके, 2 अवयव में हमने पढ़ा था कि एक अवयव विलेय होता है जबकि दूसरा अवयव विलायक होता है। ओके, तो विलेय बिलियन का वह अवयव होता है जिसकी मात्रा कम होती है, जबकि विलायक के लिए हमने ये पढ़ा था कि बिलियन का वह पदार्थ या बिलियन का वह अवयव जो अधिकतम मात्रा में दिए हुआ है तथा उसके उपस्थिति में कोई अन्य पदार्थ उसमें घुलनशील हो। तो जिस पदार्थ के उपस्थिति में कोई अन्य पदार्थ घुलनशील होता है वो पदार्थ विलायक कहलाता है। तो बिलियन की जितने भी गुणधर्म होंगे वो विलेय तथा विलायक के गुणधर्म पर निर्भर करता है। आज हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे जहाँ तक हमने कल पढ़ा था उसके आगे। कल हमने बिलियन के 2 प्रकार पढ़े थे अवयव के आधार पर। एक द्विअंगी बिलियन होता है जबकि दूसरा बहुअंगी बिलियन होता है। द्विअंगी बिलियन में हमने पढ़ा था बिलियन में कम से कम 2 अवयव होने चाहिए। अगर बिलियन में 2 अवयव होने चाहिए तो बिलियन के 2 अवयव, एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा यहाँ तक, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल भी लिया था, उदाहरण भी लिया था। उदाहरण के बेसिस पर हमने पढ़ा था नमक प्लस जल का बिलियन, चीनी प्लस जल का बिलियन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का बिलियन। तो विभिन्न प्रकार के उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। आज हम बिलियन के प्रकार पढ़ेंगे। उस बिलियन के प्रकार में विलेयता के आधार पर बिलियन के प्रकार पढ़ेंगे। तो बिलियन के 2 प्रकार होते हैं, बिलियन के 2 प्रकार होते हैं जिसमें स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बिलियन के 2 प्रकार होते हैं जो कि हमें और समझना है। ये बिलियन के जो 2 प्रकार हैं उसमें से एक को हम लोग तनु बिलियन कहते हैं और दूसरा जो होता है उसको हम लोग सांद्रित बिलियन कहते हैं। सांद्रित बिलियन कहते हैं। ओके, अर्थात विलेयता के आधार पर बिलियन 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तनु बिलियन होता है, दूसरा सांद्रित बिलियन होता है। आप विलेयता के बेसिस पर नहीं बल्कि आप विलेय की मात्रा के आधार पर भी कह सकते हैं 2 प्रकार के बिलियन होते हैं। एक तनु बिलियन होता है, दूसरा सांद्रित बिलियन होता है। ओके, तो तनु बिलियन और सांद्रित बिलियन की बात करते हैं तो सबसे पहला हम 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको चीज़ समझ में आए। जैसे मैंने बोला क्या कि हमारे पास यहाँ पर एक बर्तन है जिसमें 10 ग्राम नमक प्लस 250 ml ऑफ जल लिया। तो जल की मात्रा 250 ml है जबकि नमक की मात्रा 10 ग्राम है। अच्छा, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक जैसे 15 ग्राम नमक प्लस 250 ml जल। एक तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, लाइक जैसे 20 ग्राम नमक प्लस 250 ml जल। एक तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, लाइक जैसे 21 ग्राम नमक प्लस 250 ml जल। यहाँ पर हम तनु बिलियन और सांद्रित बिलियन को समझने के लिए 4 उदाहरण लिए हैं। उस 4 उदाहरण को समझते हैं। हमने बोला क्या कि हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में 250 ml जल है। अच्छा, तो 250 ml जल में हम 10 ग्राम नमक डिसॉल्व कर रहे हैं तो 10 ग्राम नमक कंप्लीट घुलनशील है। अगर ये 10 ग्राम नमक पूर्णतः घुल जाता है तो नमक की मात्रा को समझने के लिए हमने दूसरा एक बर्तन लिया, उसमें 250 ml जल लिया और उसमें 15 ग्राम नमक घोलना है। जिस पार्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर इस सिस्टम को हमने रखा था उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इस सिस्टम को हम रख रहे हैं। अच्छा, उसी सिस्टम पर हमने ये देखा कि 15 ग्राम नमक भी 250 ml जल में घुलनशील है। ओके, यानी विलेय है, विलेय है ना। तीसरा हम एक और उदाहरण ले रहे हैं। एक तीसरा बर्तन लिया, उसमें 250 ml जल लिया और 20 ग्राम नमक लिया। उसी पार्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर, जिस पार्टिकुलर तापमान और दाब पर इस दोनों बिलियन को रखा था उतने ही तापमान और दाब पर इस बिलियन को रखा। हमने देखा 20 ग्राम नमक भी घुल रहा है।
बट चौथे एग्जाम्पल में हम दो विभिन्न प्रकार का ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर ये मिल रहा है कि हमने बोला क्या, उसी पार्टिकुलर तापमान और प्रेशर पर जब हम 250 ml जल में 21 ग्राम नमक ले रहे हैं तो 1 ग्राम नमक अघुलनशील है, अघुलनशील है, जबकि 20 ग्राम नमक घुलनशील है। अर्थात यदि इस उदाहरण के अनुसार हम देखें तो हम क्या पाते हैं, 250 ml जल के लिए अधिकतम नमक की मात्रा जो घुलनशील है वो कितना है, 20 ग्राम। 20 ग्राम के बाद यदि नमक जोड़ते हैं उस बिलियन में तो नमक जोड़ने पर नमक की मात्रा अघुलनशील होती जाती है। अर्थात हमने इस जल की विलेयता से अधिकतम विलेय घोला है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा विलेयता पर निर्भर करता हो या विलेयता के आधार पर उपस्थित हो, वह विलयन हमारा सांद्रित विलयन कहलाता है। जबकि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा निम्नतम हो वो विलयन क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो ये सांद्रित विलयन का उदाहरण हुआ। ये एक प्रकार का सांद्रित विलयन है और ये एक प्रकार का तनु विलयन है। अर्थात तनु विलयन में विलेय की मात्रा निम्न होती है, जबकि सांद्रित विलयन में विलेय की मात्रा अधिकतम होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों की परिभाषा लिख सकते हैं। तनु विलयन की परिभाषा देखें, फिर तनु विलयन। तो हम लिख सकते हैं वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा सबसे निम्नतम अवस्था में हो, सबसे निम्नतम अवस्था में हो, वह विलयन तनु विलयन कहलाता है। वह विलयन तनु विलयन कहलाता है। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो वह विलयन क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। जबकि सांद्रित विलयन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सांद्रित विलयन कहने का मतलब क्या होता है, तो सांद्रित विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता अथवा विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर अधिकतम हो, वह विलयन सांद्रित विलयन कहलाता है। वह विलयन सांद्रित विलयन कहलाता है। ठीक है ना। अर्थात इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास अगर है लाइक वी कैन से 10% द्रव्यमान बाय द्रव्यमान, अगर हम ऐसा बात कर रहे हैं और हमने यहां पर लिखा 50% द्रव्यमान बाय द्रव्यमान, अर्थात 10% द्रव्यमान बाय द्रव्यमान कहने का मतलब यहाँ पर 10 ग्राम विलेय होगा तो 100 ग्राम के लिए 90 ग्राम विलायक होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अच्छा, अगर 50% द्रव्यमान की बात करते हैं तो यदि 50 ग्राम विलेय होगा तो 100 ग्राम द्रव्यमान ऑफ विलयन के लिए 50 ग्राम विलायक होगा। तो विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा पर सांद्रण या तनु विलयन निर्भर करता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ओके, सो टेक ए लुक ऑन दिस, विल कंटिन्यू फॉर फर्दर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसा भी होता है मैं बहुत जल्दी लाइव क्लासेस की व्यवस्था में लगा हूँ। जैसे ही एप्लीकेशन परचेज होता है
और बन के आता है वैसे ही आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। तब तक आप यूट्यूब का आनंद लीजिए। ओके, नाउ हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अर्थात इसको बोलते हैं बिलियन का सांद्रण। बिलियन का सांद्रण। तो बिलियन का सांद्रण को समझने के लिए हमें पहले सांद्रण को समझना पड़ेगा, फिर हम एक उदाहरण लेकर के सांद्रण को समझते हैं। तो हमने बोला क्या कि किसी बिलियन में दो पदार्थ होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक, और तब हमें मिलता है बिलियन। तो बेसिकली हमने पढ़ा भी है कि किसी बिलियन में उपस्थित पदार्थ की निम्नतम मात्रा विलेय कहलाती है, जबकि उसी बिलियन में उपस्थित अधिकतम अवयव की मात्रा विलायक कहलाती है। तो विलेय प्लस विलायक की मात्रा के आधार पर ही बिलियन का मात्रा निर्भर करता है। अब आपको समझना है कि विलेय और विलायक और बिलियन तीन प्रकार के कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एक सांद्रण की प्रकृति ऐसी होती है जो विलेय और विलायक के प्रकृति को परिभाषित करता है, जबकि एक सांद्रण की प्रकृति ऐसी होती है जो विलेय एवं विलयन के प्रकृति को परिभाषित करता है। तो विलेय और विलायक की प्रकृति को परिभाषित करने वाला जो सिस्टम होता है वो द्रव्यमान होता है, जबकि विलेय और विलयन की प्रकृति को परिभाषित करने वाला जो रिलेशन होता है वो द्रव्यमान आयतन रिलेशन होता है। यहाँ पर द्रव्यमान रिलेशन है और यहाँ पर द्रव्यमान और आयतन रिलेशन। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि यदि हम किसी बिलियन के सांद्रण को बिलियन के आधार पर परिभाषित करना चाहें तो बिलियन के आयतन के गुणधर्म को परिभाषित करते हैं, जबकि उसी बिलियन के सांद्रण को द्रव्यमान के रूप में परिभाषित करना चाहते हैं तो विलायक के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? विलायक के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, लाइक जैसे हमारे पास एक विलेय है, लाइक जैसे नमक है प्लस जल है। तो हमने बोला क्या कि जल के लिए 1 लीटर मानते हैं। जल के लिए कितना मानते हैं? 1 लीटर। अच्छा, जल के लिए 1 लीटर यानी इसका द्रव्यमान भी कितना होगा? 1 किलोग्राम। अगर इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, आयतन 1 लीटर है, अर्थात इसका घनत्व कितना होता होगा? 1 ग्राम प्रति ml, यानी 1 ml का द्रव्यमान 1 ग्राम। तो 1000 मिलीलीटर का द्रव्यमान 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम यानी 1 लीटर, यानी कि जल के 1 लीटर आयतन के लिए उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। अगर जल का आयतन 1 लीटर है तो बिलियन का आयतन भी कितना होगा? बिलियन का आयतन भी यहाँ पर 1 लीटर। अच्छा, अब इसका द्रव्यमान x ग्राम है। तो हमने क्या बोला कि बिलियन की का वह गुणधर्म जो यह प्रदर्शित करता है कि बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है, वो गुणधर्म बिलियन का सांद्रण कहलाता है। या विलायक के आधार पर अगर आप परिभाषित करेंगे तो आप कह सकते हैं क्या? विलेय की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम विलायक में घुलनशील हो, वह मात्रा सांद्रण कहलाता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो सांद्रण हम विलायक के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, सांद्रण हम विलयन के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। तो सांद्रण की परिभाषा, सांद्रण की परिभाषा। अच्छा, तो सांद्रण की परिभाषा हमने बोला सांद्रण को हम 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो विलायक के रूप में परिभाषित करें या विलयन के रूप में परिभाषित करें, तो क्या लिख सकते हैं? दोनों सिचुएशंस में विलेय की मात्रा होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? किसी बिलियन में उपस्थित विलेय की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम विलायक अथवा 1 लीटर बिलियन के आयतन में घुलनशील हो, वह विलेय की मात्रा सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है?
सांद्रण कहलाता है। अर्थात सांद्रण किस बात पर निर्भर करता है? तो सांद्रण को दो तरीके से पढ़ेंगे। सांद्रण पढ़ेंगे द्रव्यमान के आधार पर, सांद्रण पढ़ेंगे आयतन के आधार पर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है ना? ओके, सो टेक ए लुक। उसके बाद हम सांद्रण के प्रकार पढ़ेंगे। नाउ सांद्रण की परिभाषा के आधार पर अगर हम देखते हैं तो सांद्रण के दो गुणधर्म होते हैं, एक द्रव्यमान का गुणधर्म, दूसरा आयतन का गुणधर्म। अच्छा, द्रव्यमान और आयतन के आधार पर हम लोग सांद्रण को दो वर्ग में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मैंने बोला सांद्रण के प्रकार। उससे पहले दो चीजें देखो, हमने बोला कि दो प्रकार का गुणधर्म है, एक है द्रव्यमान, दूसरा है आयतन। दूसरा क्या है आपके पास? आयतन। अच्छा, द्रव्यमान और आयतन की बात करते हैं और दोनों का रिलेशन हम तापमान से देखते हैं। तापमान से, तापमान के साथ द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित होता है। अपरिवर्तित मतलब किसी भी पदार्थ का अवस्था परिवर्तित ना हो उसे तब तक गर्म करते हैं उस तापमान तक पदार्थ की उसी अवस्था में पाए जाने वाला द्रव्यमान हमेशा एक होता है। यदि पदार्थ को उच्चतम तापमान तक गर्म किया जाए और गर्म करने से यदि वह पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था को परिवर्तित करता है तो पहले की अवस्था तथा परिवर्तित अवस्था का द्रव्यमान भी उतना ही होगा। अर्थात अवस्था में परिवर्तन हो या ना हो उस पदार्थ का द्रव्यमान निश्चित होता है, परंतु आयतन जो होता है वो बदल जाता है। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान तापमान से अपरिवर्तित हो और आयतन परिवर्तित हो, आयतन कैसा हो? परिवर्तित हो, तो हम कह सकते हैं सांद्रण दो प्रकार का होता है। जो अपरिवर्तित सांद्रण है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जो परिवर्तित गुणधर्म है वो तापमान पर निर्भर करता है। तो सांद्रण की दो कैटेगरी, एक तापमान निर्भरता, एक तापमान स्वतंत्र। तो हमने बोला क्या? दो सांद्रण की कितनी कैटेगरी हो गई? दो कैटेगरी हो गई। सांद्रण के प्रकार, तो सांद्रण के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे तापमान अपरिवर्तित एवं तापमान परिवर्तित एवं तापमान परिवर्तित। अगर तापमान अपरिवर्तित और तापमान अपरिवर्तित होती तो अपरिवर्तित यानी द्रव्यमान, तो इसमें इस कैटेगरी में आने वाला सबसे पहला जो होता है कैटेगरी वो होता है द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा कैटेगरी जो आता है वो होता है बेसिकली मोल प्रभाज। मोल प्रभाज। तीसरा कैटेगरी जो होता है जो तापमान पर अपरिवर्तित करने वाला गुणधर्म होगा वो होता है मोललता। चौथा गुणधर्म जो होता है वो होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, तो ये चार प्रकार के एक ऐसे गुणधर्म हैं जो तापमान पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सांद्रण का वह गुणधर्म लाइक जैसे आयतन प्रतिशत, नेक्स्ट द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत, ये तापमान पर निर्भर करने वाला है। मोलरता तापमान पर निर्भर करने वाला है। नॉर्मलता तापमान पर निर्भर करने वाला है। फॉर्मलता तापमान पर निर्भर करने वाला है। ppm आयतन के आधार पर तापमान पर निर्भर करने वाला है। तो हमने बोला क्या कि सांद्रण के दो प्रकार होंगे, दो कैटेगरी होंगे। एक ऐसी कैटेगरी जो तापमान पर निर्भर नहीं करता है, एक ऐसी कैटेगरी जो तापमान पर निर्भर करता है। तापमान पर निर्भर नहीं करने वाला जो कैटेगरी है वो है द्रव्यमान, मोल प्रभाज, मोललता, ppm। अच्छा, तापमान पर परिवर्तित करने वाला जो सांद्रण की तकनीक है वो है आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और ppm आयतन के हिसाब से। अच्छा, अब एक चीज और समझिए, अगर हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान तथा आयतन का, ये दोनों गुणधर्म रिवर्सिबल होते हैं। आप एक से इधर परिवर्तित हो सकते हैं, एक से इधर परिवर्तित हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दो बातें जो आपको समझना है बेसिकली, कि द्रव्यमान तथा
आयतन का गुणधर्म एक दूसरे से परिवर्तित होता है, एक दूसरे से परिवर्तित होता है। अच्छा, ये किस आधार पर हम कह सकते हैं? तो ये हम कह सकते हैं लाइक जैसे हमारे पास है क्या, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर घनत्व द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर करता है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आयतन इज इक्वल टू, आयतन इधर आएगा, घनत्व नीचे आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, द्रव्यमान बटा घनत्व। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर ये द्रव्यमान बटा आयतन है, हमें अगर द्रव्यमान निकालना होगा तो आयतन इधर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन गुना घनत्व। तो इस आधार पर हम विलयन के एक सांद्रण के गुणधर्म को दूसरे के गुणधर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक एंजॉय कीजिए। अगले क्लास में हम इसकी परिभाषा और सांख्यिकी प्रश्न के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ओके, थैंक यू, एंजॉय द लेक्चर, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।